व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार, ठीक है। तो जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें शब्दों के बारे में सीखना है कि शब्द, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जब हमने व्याकरण पढ़ना शुरू किया था तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी? भाषा। और उसमें क्या बताया था कि मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भी साधन का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए या उसे बनाने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। शब्दों से हम छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं और उन वाक्यों से भाषा बनती है, ठीक है। तो भाषा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? वर्णों की। और वर्णों से हमें ज़रूरत पड़ती है शब्दों की। जब हम वर्णों के मेल करते हैं, वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं उनका कोई सही अर्थ होता है, निकलता है। यानी जैसे हमने 3 शब्द लिए क म ल, ठीक है। तो तीनों को मिला के क्या बन रहा है? कमल। लेकिन अगर इन्हीं वर्णों को अगर हम गलत ढंग से मिला दें, जैसे ल म क कर दें, तो क्या ये कोई शब्द बना? नहीं बना ना। तो इसीलिए शब्दों का मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक मेल होना चाहिए। तो शब्दों के वर्णों के सार्थक मेल से जो बनते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, रतन आदि। आगे देखते हैं शब्द भेद। अब हम जानेंगे कि शब्द किस प्रकार से बने, ठीक है। शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अर्थ के आधार पर हम शब्दों को शब्द भेद कर सकते हैं। भेद का मतलब क्या है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से हम शब्दों को अलग अलग कर सकते हैं। तो 4 तरीके से कर सकते हैं। एक अर्थ के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। तो इस तरीके से शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अर्थ के आधार पर। यानी अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक हो गया सार्थक शब्द, एक हो गया निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। जिन शब्दों से अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का सार्थक सही अर्थ निकलता है वो क्या कहलाएंगे? सार्थक शब्द। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे वाय, पूड, राटी आदि। जैसे हम बोलते हैं ना, रोटी शोटी खा के जाओ, चाय वाय पी के जाओ, है ना। तो उसके साथ एक शब्द एक्स्ट्रा निकल जाता है, अलग से एक शब्द को आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, तो उन्हें हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पेड़, चाय आदि। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, पूड, राटी आदि, ठीक है। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं? उत्पत्ति से समझते हैं, मतलब उत्पत्ति माने पैदा होना, मतलब कि शब्द किस तरीके से पैदा हुए, कहाँ कहाँ से आए। तो उत्पत्ति हो के आधार पर शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं कि 4 तरीके से शब्द जो हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति हुई है
उनको 4 भेदों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है तत्सम शब्द। तो जो हमारी प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। तो सबसे पहले हम उन्हीं शब्दों को देखेंगे। तत्सम, तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन से हुए? तो हमारी प्राचीनतम भाषा मैंने अभी आपको बताया संस्कृत है। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसे उन्हें संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता था वैसे ही हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कंठ, सूर्य, स्वर्ण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। यह शब्द तद्भव शब्द से बना है, यानी इसमें 2 शब्द हैं, तद प्लस भव। वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में जिनका रूप परिवर्तित हो गया है वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जिनका रूप हमने परिवर्तित कर दिया है। जैसे संस्कृत में अगर उसे सूर्य कहा जाता था तो हिंदी में हमने उसे सूरज कहना शुरू कर दिया। संस्कृत में अगर उसे हम ग्राम कहते थे तो हिंदी में हमने उसे गांव कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्द परिवर्तित हुए हैं, संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जो संस्कृत के शब्द थे वो उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे हम तत्सम शब्द। और जो जिनका रूप परिवर्तित हो गया उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका रूप ऐसे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ग्राम, गांव, धैर्य, धीरज, चंद्र, चांद, घट, घड़ा, दीपक, दिया, सूर्य, सूरज, इसी तरीके से बहुत सारे हैं, तो आदि। अगला देखते हैं। अगला है देशज शब्द। देशज मतलब देश में उत्पन्न होना, यानी जिस परिवेश में है वहाँ पर जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। यानी जो आम बोलचाल की भाषाएं हैं या हिंदी की जो क्षेत्रीय भाषा, वो भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं से जिन शब्दों को हिंदी में शामिल किया गया है उन भाषाओं को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी आदि। अब है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी मतलब दूसरा देश। ठीक है, तो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जो शब्द हम दूसरी भाषाओं से हमने हिंदी में अपना लिए हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं लेकिन हम उन्हें हिंदी में ऐसे प्रयोग करते हैं कि वो हिंदी के ही शब्द लगते हैं। तो ऐसे जो जितने भी शब्द हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। देखो, आप जानते हो ना कि हमारे देश में बहुत सारे बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, फिर वो यहाँ आके रहने लगे। तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों की भाषाओं में जो शब्द थे वो शब्द हमारी हिंदी में शामिल हो गए। उनका प्रयोग हम इस तरीके से करने लगे जैसे कि वो बिल्कुल हिंदी भाषा के ही शब्द हों। अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम आम बोलचाल में भी जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है, जैसे हॉस्पिटल है, उसे हम हिंदी में भी हॉस्पिटल बोल देते हैं और इंग्लिश में भी हॉस्पिटल ही कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑफिसर है, ऑफिस अधिकारी नहीं बोलते हैं, हम ऑफिसर बोलते हैं। ठीक, ऑफिस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं विभिन्न भाषाओं के जो हिंदी में शामिल हो रखे हैं, तो उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, ज़मीन, बंदूक,
सब्ज़ी, इनाम, खते, कलम, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। तो इसमें जापानी भाषा के शब्द भी हैं, उर्दू भाषा के शब्द भी हैं, फ़ारसी भाषा के शब्द भी, मतलब विभिन्न भाषाओं के शब्द जो हिंदी में आए हैं उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर मतलब शब्द किस तरीके से बने। तो सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। तो सबसे पहले समझिए रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जो शब्द किसी मतलब जो प्राचीन काल से ही किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, मतलब जिनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसकी खास बात और क्या है कि उसका अगर हम तोड़ना चाहें, ठीक है, उसके अगर हम खंड करना चाहें तो उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे पानी शब्द है, पानी शब्द को अगर हम तोड़ना चाहें तो वो नहीं, उसका पा और नी दोनों को अलग अलग हम कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे घर, माता, कलम। रूढ़ शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। क, ल, म जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कलम, यानी जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं वर्णों को, तो इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनके खंड नहीं हो सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला है यौगिक शब्द। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं। देखिए, यौगिक शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें योग किया हुआ है। योग मतलब जोड़ना, यानी यौगिक शब्द कौन से शब्द हो गए? तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला। पाठशाला को हम अलग अलग कर सकते हैं, पाठ को अलग कर सकते हैं, शाला को अलग कर सकते हैं। पाठ माने चैप्टर हो गया, आपका लेसन हो गया, और शाला माने घर हो गया। ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? पाठशाला, यानी पढ़ने का घर। इसी तरीके से पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यानी किताबों का घर। दुकानदार, दुकान प्लस दार, दुकान को चलाने वाला, दुकान का मालिक। ठीक है। तो वो हो गया दुकानदार। तो जो शब्द 2 या 2 से, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं और उनका कोई सार्थक अर्थ भी निकलता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द कौन से होते हैं? ये इन शब्दों में भी 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल किया जाता है, परंतु जब हम उनका मेल करते हैं और उसके बाद जब शब्द बनता है वो किसी तीसरे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी विशेष अर्थ के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पहले परिभाषा देखते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकले, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे
पहला शब्द है पंकज। पंक माने कीचड़, जन्मा माने जन्म, अर्थात जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो। तो कीचड़ में किसका जन्म होता है? कौन होता है कीचड़ में? कमल, ठीक है ना। तो जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो अर्थात कमल। अतः ये योग रूढ़ शब्द है। कौन सा है योग रूढ़ शब्द? कमल की पंकज? पंकज, ठीक है। पंकज योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि पंकज, पंक और अज दो शब्दों से मिलकर बना है पंकज, ठीक है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नील माने नीला, कंठ माने गला, नीला गला। नीला गला नीलकंठ का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शिव जी के लिए। नीले कंठ अर्थात शिव जी, नीला कंठ वाला अर्थात शिव जी। तो पंकज का प्रयोग हमने किसके लिए किया? कमल के लिए। नीलकंठ का प्रयोग हमने किसके लिए किया? शिव जी के लिए। तो इस तरीके ये योग रूढ़ शब्द हुए। इसी तरीके से और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लंबोदर है। लंबोदर का क्या होता है? लंबा प्लस उदर। तो यानी लंबोदर किसको बोलते हैं? किसका उदर लंबा होता है? गणेश जी का, है ना। तो गणेश अर्थात हो गया गणेश। इसी तरीके से दशानन, दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दश आनंद, जिसके 10 सिर हों। 10 सिर वाला कौन होता है? बताइए कौन होता है 10 सिर वाला? रावण। तो दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रावण के लिए, यानी दशानन माने रावण। तो ऐसे शब्द जिनका जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने, लेकिन उनके लिए उनका विशेष अर्थ निकले, यानी विशेष अर्थ में वो प्रयोग हों, तो वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा सब। अब लास्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार मतलब रूप परिवर्तन होना, ठीक है। तो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, अगर बहुवचन है तो कुत्ते, ठीक है। मैं एक वचन हो गया, मुझे हो गया, मुझ में हो गया, मुझसे हो गया, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती ही है, खाते हैं। तो क्या है यहाँ पे? ये सारे शब्द परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। अविकारी शब्द जिन शब्दों में किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, निश्चय और वे, अरे आदि, ठीक है। तो आपने इस तरीके से शब्दों का भेद देखा कि शब्द किस तरीके से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैं आपको अभी इसके बाद कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके उत्तर आपको देने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर कल की कक्षा में पुनः करेंगे। धन्यवाद।